अच्छा तो जनाब आज हम करेंगे बाइनोमियल के पास्ट पेपर्स। ठीक है, तो बाइनोमियल के पास्ट पेपर्स करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक की पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं कि हमें पता है एग्जैक्टली कि हमारे पास जो भी टर्म है उसको बाइनोमियल से ही एक्सपेंड करना है। ठीक है, हम सिर्फ इसमें से बाइनोमियल के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अभी हमने सीरीज डिस्कस नहीं किया। अच्छा, बाइनोमियल के क्वेश्चंस के अंदर आपके पास क्या है, ए प्लस एक्स की पावर 3 दी हुई है, 1 माइनस एक्स अपॉन 3 की पावर आपके पास 5 दी हुई है। ये दोनों बाइनोमियल से खोल रहे हैं। उसने ये कहा है कि द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इस असेंडिंग पावर ऑफ एक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब कि आपके पास तीन टर्म्स इसकी इस एक्सपेंशन के थ्रू लिखकर आपको फिगर आउट करना है कि आपके पास बी सी क्या होगा। ठीक है, अब इसको फिगर आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एग्जैक्टली सबसे पहले जैसे कि a प्लस एक्स की पावर मेरे पास लिखी हुई है 3, तो मैं इसको बाइनोमियल के फॉर्मूले से ओपन करता हूँ। तो अगर मैं इसको बाइनोमियल के फॉर्मूले से ओपन करूंगा तो ये होना चाहिए 3c0 a की पावर 3 माइनस 0 और x की पावर 0 प्लस 3c1 a की पावर 3 माइनस 1 और x की पावर 1, उसके बाद 3c2 a की पावर 3 माइनस 2 और x की पावर 2। ठीक है, ये मैंने तीन टर्म्स इसकी उठा ली यहाँ से, और मुझे चाहिए बेसिकली जो मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे नज़र आ रहा है कि भाई मेरे पास एक्स क्यूब तक की टर्म आएंगी और वो जनरेट हो जाएंगी, क्योंकि जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जब इसको ओपन किया तो यहाँ पे सिर्फ ए क्यूब रह जाएगा। 3c1 का मतलब होता है 3, ए पे स्क्वायर आएगा और एक्स अकेला हो जाएगा। 3c2 का मतलब होगा 3, और उसके बाद मेरे पास जो है ये बन जाएगा, अल्लाह आपको नेकी दे, ए की पावर हो जाएगी मेरे पास 1 और एक्स के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अपनी एक्सपेंशन को ओपन कर लिया है इस वक्त फ़िलहाल, और अब इसके बाद देखते हैं कि अगली वाली टर्म्स के लिए मेरे पास क्या दिया हुआ। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 3 उसके साथ लिखा हुआ था 5, उसमें भी मैंने क्या किया, मैंने अपने पास एग्जैक्टली तीन टर्म्स को ओपन कर लिया। तो तीन टर्म्स मेरे पास है, वो ऐसे खुलेगा यहाँ पे 5c0, 1 की पावर हो जाएगी 5 माइनस 0 और माइनस एक्स अपॉन 3 की पावर हो जाएगी 0। अच्छा, एक और बात बता दूंगा कि जब आपके पास नेगेटिव आता है ना, तो नेगेटिव आप हमेशा बी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास जहाँ जहाँ पे बी होगा वहाँ वहाँ पे आपको माइनस एक्स अपॉन 3 लिखना पड़ेगा। और उसके बाद उससे अगली टर्म जो है वो 5c1 है, 1 की पावर है आपके पास 5 माइनस 1 और माइनस एक्स अपॉन 3 की पावर आपके पास है 1। उसके बाद है आपके पास 5c2, 1 की पावर आपके पास है 5 माइनस 2 और माइनस एक्स अपॉन 3 की जो पावर है वो आपके पास है 2। ठीक है, ये मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, इसमें भी मैंने तीन टर्म्स ही खोली। तो 5c0 मतलब वो 1 ही हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो बचेगा यहाँ पे 1 होगा पहली टर्म। फिर आ जाएगा 5c1 का मतलब 5 होता है, और इसके साथ लिखा हुआ है माइनस का एक्स अपॉन 3 क्योंकि उसकी पावर 1 थी। और 5c2 जो है वो मेरे पास क्या है, वो मुझे कोई बताएगा 5c2 क्या है? नहीं बताएगा तो मैं कैलकुलेटर देख लेता हूँ, मैं देख सकता हूँ। 5c2 हो जाएगा मेरे पास 10, और उसके बाद माइनस एक्स अपॉन 3 जो है उसकी पावर एग्जैक्टली मेरे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास जो एक्सपेंशन बनी वो बनी 1 माइनस का 5x अपॉन 3 और प्लस का 10x स्क्वायर अपॉन 9। अब उसने इन दोनों एक्सपेंशंस को यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा हुआ था, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर इसको अरेंज किया तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसका तरीक़ाकार ये होगा कि जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए अरेंज करेंगे तो उस वक्त आपने बड़ा छोटा सा ख्याल रखना है। वो छोटा सा ख्याल क्या है वो हम आपको आप ए क्यूब प्लस 3a² एक्स और प्लस 3ax स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 1 माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 10x स्क्वायर अपॉन 9 के साथ। राइट, ठीक है, तो अब जब मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा करने से होगा ये कि ए क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा इज देयर अ विंड साउंड कमिंग फ्रॉम आवर बैकग्राउंड राइट नाउ? अब मेरे पास से पीछे से आवाज़ आ रही है विंड साउंड की? पहले आ रही होगी, आएगी, पहले भी नहीं आ रही थी? पक्का? चलो खैर, ए क्यूब को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ए क्यूब हो जाएगा, फिर ए क्यूब को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा मेरे पास
5a³ x/3 और a³ जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 10a³ x² 9। ठीक है, सही है भाई यहाँ तक। उसके बाद अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर मेरे पास ये होगा कि अब इसकी बारी है, ये मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, लेकिन ये पूरे ब्रैकेट से नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। 3a² x को जब आप 1 से करेंगे तो वो 3a² x बन जाएगा। 3a² x को जब आप दूसरी टर्म से करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 5a² x²। बस क्यों? क्योंकि जब 3a² x मल्टीप्लाई होगा -5x/3 से, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो a² x² हो जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म जो है इस तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो x और x² मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास x³ जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? x³। और उस एक्सपेंशन में x³ नहीं आ रहा था जो उसने मुझे प्रोवाइड की थी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से 3ax² जो मेरे पास दिया हुआ है, जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3ax²। फिर 3ax² को जब मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा अगली टर्म से, तो वो दोबारा से x² इससे मल्टीप्लाई होने पे x³ को जनरेट करेगा, जो कि मेरे पास किसी काम का नहीं है, तो मैं इसे नहीं करूँगा मल्टीप्लाई। फिर मैं इसको जब इससे करूँगा तो फिर दोबारा से मेरे पास x4 जनरेट होगा, तो x4 भी मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं इसे भी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। तो मैं सिर्फ उतना मल्टीप्लाई करता हूँ जितनी मेरी सवाल की रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज़्यादा मैं नहीं करता। क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब क्या होगा? a³ अकेला है, वो अकेला ही रहेगा। अब x किन किन जगहों पे कॉमन है, यहाँ से मैं उसको पिक आउट कर सकता हूँ। तो मैंने बोला एक x यहाँ पर है, और बल्कि ऐसे नहीं, इसको किसी दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको फर्क पता चले। एक x यहाँ पर है और एक x यहाँ पर है, तो मैंने कहा मैं इन दोनों में से x को कॉमन ले लेता हूँ, तो मैंने प्लस का x कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 5a³ 3, और उसके साथ वहाँ पे आ रहा है प्लस का 3a²। सही। सेम उसी तरह से अब मैंने कहा यार x² भी है, तो x² को भी तीन जगह, अब मेरे पास तीन टर्म्स बची हुई है ना x² के लिए। इसमें x² आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं x² को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब मैंने x² को कॉमन निकाला तो वो हो गया 10a³/9, फिर हो गया मेरे पास 5a² और फिर हो गया प्लस का 3a। सही, क्लियर हो गई बात? अब मैं इसको कंपेयर कर लूँगा अपनी गिवन एक्सप्रेशन से। तो मेरी जो गिवन एक्सप्रेशन थी वो थी 27 प्लस का bx और प्लस का cx²। उसने मुझे कहा था कि भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि उसने मुझे कहा था कि ए बी और सी की वैल्यूज भी आपको यहाँ से मालूम करनी है। तो मैं उसको कैसे मालूम करूँगा? मुझे साफ नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ आपस में, तो a³ जो है वो अलग से कांस्टेंट है, तो वो 27 के बराबर हो जाएगा क्योंकि वो अकेला, उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। b जो है वो x के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा क्योंकि b यहाँ पे खुद भी x का कोफिशिएंट है। तो ऊपर जो x का कोफिशिएंट था वो था 5a³ प्लस का 3a², और c जो है वो x² के कोफिशिएंट के बराबर होगा, यानी कि 10a³ 9 का 5a² प्लस का 3a। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक सबको समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब a की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ वो यहाँ से आएगी मेरे पास 3, क्योंकि मैं इसका क्यूब रूट लूँगा तो 3 हो जाएगा। फिर मैं उस वैल्यू को पुट करूँगा यहाँ पे, 3 के ऊपर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 3 इंटू 3 पे स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे b मिल जाएगा। एक 3 से एक 3 चला जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 5 से हो जाएगा 45, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 3 से होता है 27, तो b आएगा 27 माइनस 45, जो कि बराबर होगा मेरे पास -18 के। ठीक है, मुझे ए भी मिल गया मुझे, और मुझे बी भी मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्या होगा? सी। सी निकालने के लिए 10 ए की जगह मैंने 3 लिखा, वापसी 3 का क्यूब आ गया, नीचे आ गया 9 माइनस 5 इंटू 3 के ऊपर आ गया स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 9 होगा, और 5 इंटू 9 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9,
9 9 3 से हो जाएगा 27, ये हो जाएगा मेरे पास 30, 5 9 से होता है 45 और प्लस का हो जाएगा 9। तो कुल मिला के 39 माइनस 45 होगा, जिसका मतलब ये होगा कि मेरे पास आंसर आएगा माइनस का 6। ठीक है, तो सी हो जाएगा मेरे पास माइनस का 6। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को भी अगर है तो वो मुझे बता सकता है, तो मुझसे पूछ भी सकता है। कोई मसले की बात नहीं, मैं जवाब दे दूँगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। किसको मल्टीप्लाई करना है? एग्ज़ैक्टली, हमें कितना मल्टीप्लाई करना है और कितना मल्टीप्लाई नहीं करना, ये हमारे उसी डिसीजन पे, जहाँ पे करना है वहाँ करेंगे, जहाँ पे नहीं करना वहाँ नहीं करेंगे। हमारे डिसीजन उसी पे डिपेंड कर रहे होंगे कि हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सही है? बेटा, सवाल की नौइयत जो होती है वो उसके मार्क्स पे डिपेंड कर रही होती है ना, कि वो कितना लंबा खींचने वाला है। तो कितना लंबा खींचेगा वो सवाल। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, अब 8 मार्क का है तो जाएगा, डेफिनेटली लंबा होगा। अब आप लंबा या कुछ छोटा क्वेश्चन देखकर तो डिसाइड नहीं करते ना दैट व्हाट यू हैव टू डू। अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, डेफिनेटली छोटा होगा, अंडरस्टूड सी बात है, ये ज़्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इसमें भी बाइनोमियल है, उसने कहा असेंडिंग पावर ऑफ एक्स में इसको तोड़ दें, और उसने लिखा है कि a माइनस 3x के ऊपर लगा हुआ है 10 एग्जैक्टली, और वो कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन वेयर a इज़ अ कांस्टेंट, a कांस्टेंट है। अब उसको खोलेंगे 3 टर्म्स तक, 10c0, 10 माइनस 0 और माइनस 3x की पावर हो गई 0। फिर हो जाएगा 10c1, a की पावर हो जाएगी 10 माइनस 1 और माइनस 3x की पावर हो जाएगी 1। फिर हो जाएगा 10c2, a की पावर हो जाएगी 10 माइनस 2 और माइनस 3x की पावर हो जाएगी 2। सही। 10c0 को जब आप आगे लेकर जाएंगे फर्दर ऑन, तो ये a की पावर बनाएगा 10 प्लस 10c1 का मतलब होता है 10, और a की पावर आएगी 9 और उसके साथ माइनस का 3x ऐसे ही आ जाएगा। फिर 10c2, 10c2 मेरे ख्याल से 45 है, तो a की पावर 10 माइनस 2 हो जाएगी 8 और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो a के ऊपर 10 आ गया और ये हो जाएगा माइनस का 30 a 9 और x और 45 इंटू 9, ये हो जाएगा 405 a की पावर 8 और x पे स्क्वायर। सही। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर इस क्वेश्चन पे, इसी का पार्ट है कनेक्टेड। उसने कहा गिवन दैट a इज अ पॉजिटिव एंड दैट द 3 टर्म्स टू बी फाउंड इन पार्ट ए कैन आल्सो बी रिटन एज दिस फॉर्म, यानी कि जो आपने 3 टर्म्स निकाली हैं वो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैंने जो निकाली थी वो थी a की पावर 10 माइनस 30, a की पावर 9 और x, और ये हो जाएगा 405 a की पावर 8 और x के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं जब इसे कंपेयर करूँगा तो p प्लस क्यू एक्स प्लस 405 डिवाइडेड बाय 256 एक्स स्क्वायर। तो अब इससे मैं अपनी वैल्यूज़ को फिगर आउट कर सकता हूँ कि मुझे उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पी एंड क्यू, ए पी और क्यू की वैल्यू निकालें। मैंने कहा ओहो, ये तो मुझसे मसला खड़ा कर दिया, निकाल लेते हैं, कोई ऐसे मसले की बात तो नहीं। ए की पावर 10 अगर देखी जाए तो वो बराबर है पी के, माइनस का 30 ए की पावर 9 अगर देखी जाए तो वो बराबर होगी क्यू के, और आखिरी टर्म जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर की तरफ, 405 ए की पावर 8 बराबर है 405 अपॉन 256। ठीक है, तो जब मैं ए की पावर 8 यहाँ छोड़ूंगा 256 मल्टीप्लाई बाय 1/405 करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर 8 जो है वो हो जाएगी 1/256, और ऐसा करने से ए की पावर 8 इज इक्वल्स टू 1/256 ना,
तो 1/256 जो है मैं बराबर करूँगा 8 टाइम्स रूट के, तो वो आई गेस मेरे पास 1/2 1/2 ए की पावर ए की वैल्यू आ गई 1/2। अब 1/2 की पावर 10 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा p, जो कि बराबर होगा 1/1024 के, और -30 ए की जगह लिखूँगा 1/2 की पावर 9 इक्वल टू क्यू। तो क्यू बराबर होगा पहले मेरे पास -30/512 के, और फिर अगर वो कैंसिल हो सकता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाँ, -15/250, ये मेरे पास आ गई क्यू की, सही, ठीक है। सेम उसी तरीके से अब बाइनोमियल का एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहा है यार तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मालूम करना है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मालूम करना है, तो ये तो बड़ी मुश्किल सी बात है, मुश्किल लग रही है दिखने में, वैसे है बहुत आसान। इस पे तो कोई पावर ही नहीं है ना, तो इसको तो एक्सपेंड ही नहीं करना। इस पे पावर है तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा बाइनोमियल के रूल से। तो मैंने क्या किया, x प्लस 2/x और पावर लगाई इस पे 5, और मैंने सिर्फ इसको ओपन करके चेक किया कि मैं कहाँ तक इसको ले जा सकता हूँ। पहला सवाल है इस तरह का, तो मैं इसको 4 टर्म्स तक तो एटलीस्ट खोलूंगा ताकि मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, आपको भी समझ में आ जाए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे कितना खोलना चाहिए। पहला सवाल आप इस तरह का कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको खोलता हूँ। 5c0 x की पावर 5 माइनस 0 और 2/x की पावर 0, 5c1 x की पावर 5 माइनस 1 और 2/x की पावर 1, प्लस 5c2 x की पावर 5 माइनस 2 और 2/x की पावर 2, फिर है प्लस 5c3 x की पावर 5 माइनस 3 और 2/x की पावर 3, और प्लस 5c4 x की पावर है 5 माइनस 4 और मेरे पास 2/x की पावर है 4, ठीक है। अब मेरे पास ये हो जाएगा पहली वाली टर्म, तो x की पावर 5 आ जाएगी, प्लस 5c1 अगर खोलता हूँ तो मैं 5 होगा, और उसके साथ मेरे पास x की पावर 4 आएगी, और ये हो जाएगा 2/x, प्लस 5c2 का मतलब होता है 10, क्या बात है, 5c2 का मतलब होता है 10, x के ऊपर आएगा पावर 3, और 3/x था ये, तो ये हो जाएगा 9/x स्क्वायर, और फिर 5c3 का आंसर भी 10 है, तो x की पावर जो है वो हो जाएगी आपके पास 2, प्लस 2 की उसके साथ साथ 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ओहो मिस्टेक कर दी है, गलती से मिस्टेक, ये 3 नहीं है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 8 सही लिखा बिल्कुल हमने, 2 8/x क्यूब हो जाएगा, और फिर 5c4 का मतलब होगा 5 और x अकेला, और 16/x की पावर, ठीक है। तो मैंने ये इतनी सारी टर्म्स तक खोला है ताकि आपको पहले क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में समझ में आ जाए कहाँ तक। ये आपके पास कैंसिल आउट करेगा एक x को, तो 10x क्यूब बन जाएगा, ठीक है, और ये इसके साथ कैंसिल आउट करेगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 10 20x बस, और ये 10 8 80 होगा, तो ये हो जाएगा 80/x, और 5 16 का जो है वो भी 80 होता है, तो ये हो जाएगा 80/x क्यूब, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की भी टर्म अगर खोल देता, जो कि 5c5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 5 और 2/x की पावर होती है मेरे पास 5, तो उसका आंसर सिर्फ ये होता कि 32/x की पावर 5, ये पूरी खोल दी मैंने एक्सप्रेशन 5 तक। अब इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे किसके साथ, अपनी इस एक्सपेंशन के साथ, और मुझे सिर्फ वो टर्म जनरेट करनी है जहाँ पे मेरे पास एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये बड़ा टेक्निकल काम होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बड़ी टर्म आएगी, एक्स की पावर 5 तो नहीं आ सकती, वो 6 तो नहीं आ 2 तो नहीं आ सकती, ये 6 आ जाएगी, इससे 4 आ जाएगी, ठीक है, और इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, मैंने कहा ठीक है इसको उठा लो, एक्स को 20x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद एक्स आगे जहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंगल इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ जब जो मल्टीप्लाई होगा तो नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा होगा क्योंकि एक एक्स कैंसिल हो जाएगा,
और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे x की पावर 4 आ रही हो, वो मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास जो काम की थी वो ये वाली थी, वो मैंने पिक कर ली। इसी तरह से इसको भी देखना होगा। जब इसको मैं पहली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 जनरेट होगी, क्योंकि नीचे से x से एक x कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं इसको इससे करूंगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जनरेट होगा, होगा ना, एक्स स्क्वायर जनरेट होगा क्योंकि ऊपर 2x बचेंगे और नीचे एक x कैंसिल हो चुका होगा। तो मैंने सिर्फ इसी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, -3/x मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10x क्यूब। और कहीं से एक्स स्क्वायर जनरेट हो सकता है तो वो भी चेक कर लें। इसके साथ होगा तो इंडिपेंडेंट टर्म आ जाएगी, और इसके साथ होगा तो नीचे एक्स बढ़ जाएगा, फिर इसके साथ होगा तो एक्स अब नीचे बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो मेरे किसी काम का नहीं। अब मैंने इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे 20x² पहले से लिखा हुआ था, ये हो गया मेरे पास माइनस का 30x²। तो ये कुल मिला के माइनस का 10x² आया, और जिसकी वजह से -10 तक आ गया। ये मेरा कोफिशिएंट हो गया, यही उसने पूछा था। अब सवाल ये है कि मैंने जब पूरी एक्सपेंशन खोली थी तो आपको क्या समझ में आया कि हमें कितनी खोलनी चाहिए थी। हमारे पास उसने बोला x² तक जाना है, तो x² तक जाने का मतलब ये हुआ कि हम कोशिश करते हैं कि हम 3 टर्म्स पे चले जाएं बस, मैक्सिमम। नहीं, यहाँ अगर किसी का दिल चाह रहा है तो वो चौथी भी खोल ले, वो भी कोई नुकसान नहीं देगी आपको, लेकिन आप खोलना चाहें तो खोल लें। ठीक है, हाँ ये अपने ऊपर है, लेकिन आपको सोचना पड़ता है कि आपको कितना उसे खोलना है कि वो मल्टीप्लाई होके ये चीज़ जनरेट करे, क्योंकि आपको सवाल को एक्सपेंशन करते हुए ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये नीचे जनरेट कर रहा है, उसका मतलब ये पावर नीचे की तरफ बड़ी हो जाएगी जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसकी आगे की टर्म का इस्तेमाल ही ना करूँ। ये मैंने पहला सवाल किया था तो इस तरह से खोल के आपको इसको दिखाया, ताकि कोई सवाल ना रह जाए दिमाग में कि सर अगर आगे होता तो क्या होता, तो कोई क्वेश्चन पूछता, इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया। ठीक है, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 25/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। यार देखो, इसको खोलना है आपको, लेकिन इसमें n के बारे में आप कुछ नहीं जानते। हाँ, उसने अलबत्ता आपसे ये जरूर कहा है कि भाई गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जनरेट होगा। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे जनरेट होगा, और वो आपके पास 25/4 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर तक खोलना है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली एक्स क्यूब तक जाऊँ, तो समझ में आ जाएगी। तो मैंने कहा भाई पहली वाली तो कुछ खुलने के काम में थी ही नहीं, दूसरी वाली थी तो 1/(x)(1 - x)(2) किया, n कर दिया। अब मेरे पास n की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे उसी तरह से खोलना पड़ेगा। n थी 0, 1 की पावर हो जाएगी मेरे पास n-0, और -(x)(2) की जो पावर है वो हो जाएगी मेरे पास क्या, 0। फिर हो जाएगा nc1, 1 की पावर हो जाएगी n-1, और -(x)(2) की पावर हो जाएगी 1। फिर हो जाएगा nc2, 1 की पावर हो जाएगी n-2, और -(x)(2) की पावर हो जाएगी 2। और फिर एक और खोल के दिखा देता हूँ, nc3, 1 की पावर हो जाएगी n-3, और -(x)(2) की पावर हो जाएगी 3। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो nc0 जो होता है, nc0 जब आप किसी भी n के साथ आप जब c0 करते हैं तो वो हमेशा 1 के बराबर ही होता है। आप 4c0, 5c0, 6c0 कुछ भी करके देख लें, और ये याद कर लें, या तो कैटेगरी है कि nc0 हमेशा 1 है। कुछ बातें हैं जो फिक्स्ड हैं, जो तब्दील नहीं हो सकती, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप वो याद कर लें, इससे आपको आसानी होगी। nc0 हमेशा जो है वो आपके पास 1 के बराबर है, ncn जो है वो हमेशा 1 के बराबर है, और nc1 जो है वो हमेशा n के बराबर। ठीक है, और ncn-1 जो है वो भी हमेशा n के बराबर। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चारों लिख लें आप, आपको आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि किस में क्या आता है, फिर दिमाग में सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहती है। nc1 का मतलब होगा आपके पास n, तो मैंने अभी ऊपर भी लिख के बताया आपको। 1 की पावर 1 होगी तो वो 1 ही रहेगी, और ये माइनस का x/2 दे देगा। ठीक है, nc2 नहीं हो सकता मेरे पास, तो मैं सिर्फ nc2 को ऐसे ही छोड़ दूंगा, तो सॉल्व नहीं करूँगा। 1 की पावर 1 ही होगी, तो वो आपके पास पॉजिटिव का x² बना देगा। प्लस nc3 भी कुछ नहीं हो सकता, तो वो भी मेरे काम का नहीं है, उसको भी नहीं खोल सकता मैं। 1 की पावर n-3 वो 1 हो जाएगा, और माइनस का मेरे पास x³ होगा। ठीक है, ये टर्म मेरे पास एक्सपेंड हो चुकी है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 1+x के साथ, तो 1+x यहाँ लिख दिया, और ये एक्सपेंशन लिख
ठीक है। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे देखो इसने बोला था कि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन चाहिए, तो मैं एक्स स्क्वायर का ऑप्शन तक ही जाऊँगा। वन को इससे करूँगा एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, वन को इससे करूँगा तो भी नहीं आएगा, वन को इससे करूँगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने कहा यार पहली टर्म तो एक्स स्क्वायर की ही मिल गई मुझे, एन सी टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस दूसरी टर्म कौन सी है मेरे पास भाई वो भी चेक कर लेते हैं। इसको इससे करूँगा एक्स आएगा, नहीं बनेगा मेरा काम। इसको इससे करूँगा मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा। तो मैंने कहा यार ये वाली भी लिख लेते हैं, यानी कि एक्स को मल्टीप्लाई करना है माइनस एन एक्स अपॉन 2 के साथ। सही है। अच्छा यहाँ तक हो गया मामला। अब आगे कोई और सिंप्लीफिकेशन मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये एक्स अगर इसके साथ जाएगा तो वो बड़ी पावर दे देगा, इसके साथ जाएगा तो वो एक्स क्यूब दे देगा, तो मैं नहीं यूज़ करता उसको। अब मैंने एक्स स्क्वायर के लिए टर्म्स निकाल ली, अब मैं उसको सिंप्लीफाई करूँगा तमीज़ से, बिल्कुल आराम से। एन सी टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा माइनस का एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू दूसरी जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी उसका कॉफिशेंट उसने मुझको प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक है, तो मैं कॉफिशेंट तक पहुँचता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालूँ, अभी ऐसे छोड़ दूँ। अच्छा एन एक्स और एन कैसे है, एक्स जब एन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये एन एक्स यहाँ से आया था इस वाली टर्म से। ठीक है, क्योंकि एन सी वन जो था वो बराबर होता है किसके, एन के, तो इसकी जगह पे आ गया एन एग्जैक्टली ये, और ये जो था माइनस एक्स अपॉइंट टू यहाँ पे आ गया पावर में। वन की पावर वन होती है तो उसकी जरूरत ही नहीं। अच्छा ये वाला देखो, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आएगा, और ये जब इससे होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर आ रहा था, वो यहाँ से आ गया। और वन को किससे मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर आएगा, वन को इसी से मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर आएगा, वो अलग। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा एन सी टू वन अपॉन फोर माइनस का एन अपॉन टू। ये कॉफिशेंट हो गया मेरा एक्स स्क्वायर का। ये कॉफिशेंट जो है मेरे पास बराबर है एन सी टू वन अपॉन फोर माइनस का एन अपॉन टू इज इक्वल्स टू 25/4 के बराबर। ठीक है, अब एलसीएम लेने की शॉर्ट टेक्निक क्या होती है कि आप पूरी इक्वेशन को ना उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेसिकली पता है क्या चीज़ है, ये मैं तरीके से और लिख दूँ आपको तो आसानी हो जाए। ये बेटा ये एन सी टू जो है ना ये इस वन से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी फ्रैक्शन नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे एन सी टू अपॉन फोर। अब आपको फ्रैक्शन से ही समझ में आती है। ठीक है, तो सबसे आसान अलजबरा का एक तरीका होता है कि जब आपको डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ नज़र आ रही है ना उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, जान छूट से मल्टीप्लाई बाय फोर करते हैं। तो फोर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा एन सी टू, फोर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एन अपॉन टू, और फोर यहाँ आ जाएगा, और जब इसके बाद जाएगा फोर तो 25 रह जाएगा। तो टू वन ज़ा टू और टू टू ज़ा फोर। अब ये बन गया एन सी टू माइनस का टू एन इज इक्वल टू 25। अब सवाल ये है कि एन सी टू को कैसे खोला जाएगा। फैक्टोरियल हम अपने हिसाब से खोलते हैं जितना हमें चाहिए होता है, जैसे कि एन फैक्टोरियल जो है वो एन इंटू एन माइनस वन के बराबर भी हो सकता है, और आप चाहें तो उसको एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। मतलब ये पीछे चलता चला जाता है और एंड में 3 2 1 आ जाता है। अब हम इसको उतना ही खोलते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अगर एन सी टू को मैं खोलता हूँ तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एन सी आर, जो कि बराबर है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। सही, तो अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल माइनस टू एन इज इक्वल्स टू 25। मैंने इस एक्सप्रेशन में अपने एन सी टू को डाल दिया। ठीक है, आगे क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल, उसको इतना खोला कि उसे कैंसिल कर दो, और नीचे आ गया मेरे पास टू फैक्टोरियल और उसके साथ लिखा हुआ था एन माइनस टू फैक्टोरियल माइनस का टू एन इज इक्वल्स टू 25। भाई ये एन माइनस टू और एन माइनस टू कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई टू बन जाएगा ये, क्योंकि टू फैक्टोरियल टू होता है, माइनस का टू एन इज इक्वल्स टू 25। और उसके साथ मैंने ये करना है कि अब टू को मुझे वहाँ भेजना है तो उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एन स्क्वायर
माइनस एन माइनस का 4n इज इक्वल्स टू 225 का 50 और एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि हमने पढ़ा है सिलेबस में कि आपके पास जब कैलकुलेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट आंसर एक्सेप्ट किए जाते हैं पेपर में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट आंसर अगर एक्सेप्ट किए जाते हैं तो मैं क्वाड्रेटिक को डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा। 1 माइनस 5 और 50 माइनस का, तो n जो है वो एक मेरे पास आ रहा है 10 और दूसरा n जो है वो आ रहा है मेरे पास माइनस का 5। तो ये वाला जो माइनस का है ये तो एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता और ये वाला एक्सेप्टेबल होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? क्या क्या हुआ? हाँ, एंड एंड में थोड़ा सा फोकस रखना पड़ता है। मैंने आज भी बताई थी ये बात, तुमने मुझसे क्लास में पूछी थी। जब एन और आर बराबर हो जाते हैं तो हम वहीं तक एक्सपेंड करते हैं। और इसमें कहाँ तक पता चलेगा? इसमें हमें ऐसे पता चलेगा जैसे एक्स स्क्वायर है तो तुम एक्स क्यूब तक निकाल लो, एक टर्म आगे तक निकाल लो, बस। सही है। हाँ, ऑथेंटिकेशन के लिए। वरना अगर ज़्यादा परफेक्शन हो गई है तो फिर डायरेक्टली वही निकाल लो, एक्स स्क्वायर। वो ये सोचना पड़ता है, प्रैक्टिस से पता चलता है कि यार ये दिमाग में आ रहा है कि ये कितना मल्टीप्लाई हो गया है जहाँ बना ले। अच्छा, अब जैसे ये सवाल है, इसमें वो ये बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अब उसमें बोला उसने तीन टर्म्स ही निकालनी है तो तीन ही निकालते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 6c0, 4 की पावर हो जाएगी 6 माइनस 0 और माइनस एक्स अपॉन 16 की पावर हो जाएगी फिर 6c1, 4 की पावर हो जाएगी 6 माइनस 1 और माइनस एक्स अपॉन 16 की पावर हो जाएगी प्लस 6c2 एक्स की पावर, सॉरी 4 की पावर हो जाएगी 6 माइनस 2 और माइनस एक्स अपॉन 16 की पावर। ठीक है, अब क्या करोगे? तीन टर्म्स ही खोलनी थी, तीन ही खोली है मैंने। तो 4 की पावर 6 बचेगा जो सॉल्व करना है। 4096 हो जाएगा प्लस 6c1 6 होता है और 4 की पावर 5 है, 1024 हो जाएगा और ये माइनस एक्स अपॉन 16, फिर 6c2 जो है वो 15 होगा, 4 की पावर 6 माइनस 2 यानी कि 4 की पावर 4 हो जाएगा 256 और एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 256 ये दोनों चले गए। ये हो गया 15 एक्स स्क्वायर और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 16, ये हो जाएगा माइनस 384 एक्स और 409। अच्छा, एक बात और बताता चलो कि आपके दिमाग में ये होगा कि सर ये सवाल हमारा पेपर 1 में आएगा या पेपर 2 में। तो देखो बेटा, अभी तक विदाउट कैलकुलेटर सिर्फ एक ही पेपर कंडक्ट हुआ है तो वी कैन नॉट से कि हमारी एक्सपेंशन कहाँ तक जा सकती है। हाँ, ये इजी टर्म्स थी तो ये पेपर 1 में आ सकती हैं, ये विदाउट कैलकुलेटर की जा सकती थी। बस मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया कहाँ पे, इस जगह पे। ये तो कैंसिल हो ही जाता है, 16 का स्क्वायर सभी को पता होता है 256 होता है। इसको खोलने का तरीका आपको पता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा और आ सकता है सवाल, कोई चांस नहीं है कि ना आए। अब उसने आगे ये लिखा है कि यार इसको ओपन करके इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म निकालो। यार ये तो मैं खोल ही चुका हूँ ऑलरेडी 3 टर्म्स तक, उसको ज़्यादा नहीं खोलता। तो मैंने इसको लिखा 4096 माइनस 384 एक्स और प्लस का 15 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पहली एक्सपेंशन थी। दूसरी वाली में लिखा हुआ था उसने एक्स माइनस 1/x का स्क्वायर। यार इसको खोलने के लिए बाइनोमियल क्यों लगाऊं? मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं फॉर्मूले से ही खोल देता हूँ। फॉर्मूले से खोलूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1/x स्क्वायर और ये वाली टर्म थी 4096
ठीक है। अब मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म का मतलब ये होता है कि जिसमें एक्स एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो एग्जिस्ट ना करे एक्स, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे एग्जिस्ट ना करे। देखो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स आएगा, मसला है ये नहीं ले सकते। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स नहीं आएगा, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। -2 नहीं होगा, 4096 मल्टीप्लाई होगा। पहली टर्म तो ये आ गई, फिर प्लस। अब दूसरी टर्म क्या होगी, ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक्स आएगा, और ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो भी एक्स आएगा, और ये वाली चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो भी एक्स नीचे आ रहा होगा, तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब इसकी बारी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स आएगा क्योंकि एक्स 4 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, तो वो दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस वाली टर्म को पिक करना है। 15x² है 1/x²। तो 4096 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से 2 6 हो जाएगा 12, 2 9 से होगा 18, 19, माइनस का 8192 प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर जाएगा तो प्लस का 15 बचेगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 8192 में से 15 को आंसर माइनस में आएगा। 12 में से 5 जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7 और 1 और 8, तो माइनस का 8177। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, बस समझ में आ गई, क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा ये एक्सपेंड, अच्छा अब देखो तमाम सवालात में ना यही पूछता रहेगा, मतलब इसको खोलो मल्टीप्लाई करो, खोलो मल्टीप्लाई करो, खोलो मल्टीप्लाई करो, खोलो मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे कुछ सवाल मैं अगली क्लास में भी और करवा दूंगा थोड़े से। अगर उससे पहले फिजिकल हो गई हमारी तो हम वहाँ पे कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम ऑनलाइन में कर लेंगे कुछ सवाल और करके, बस फिर बाइनोमियल हमारा रैप अप हो जाएगा। हमारा बाइनोमियल में और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये देखो हर सवाल उसी तरह का है, तो उसको खोल के कंपेयर करके ABC निकाल लो और ये निकाल लो, या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म निकाल लो जो भी है कभी मैंने लिखा है। ठीक है, सही है यहाँ तक, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई परेशानी। एक पास पेपर का सेशन हम और करेंगे, एक सेशन हम और करेंगे, और उस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि और कौन किस तरह के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। सही।